हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टैटिक एज। आज हम देखेंगे 1 फरवरी के करंट अफेयर्स, उसे लिंक करेंगे हम अपने स्टैटिक पोर्शंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं ओवरव्यू दे दूं। पहले तो सीपीआई के बारे में है, इसको मेज़र करने के लिए आइटम्स में कुछ चेंज किए गए हैं। उसके बाद हम लोग वेटलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का पोर्शन। उसके बाद फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक पोर्शन है। और उसके बाद जो है डेब्ट टू जीडीपी फिस्कल एंकर को चेंज करने की बात की है गोयल साहब ने। तो ये सब कुछ है। आज ज़्यादा टॉपिक नहीं है। कल जो है बजट जब आज पेश हो जाएगा, उसके बाद इम्पॉर्टेंट बजट के चीज़ को कल देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि सीपीआई जो है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं जो हम लोग मेज़र करते थे, उसमें पुराने आइटम्स बहुत सारे थे, उनको हटाया गया और टाइम के हिसाब से जो नए चीज़ें आनी चाहिए थी उनको ऐड किया जाएगा। तो सबसे पहले तो सीपीआई देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो हम लोग इन्फ्लेशन मेज़र करने का पैरामीटर्स होते हैं, यही होते हैं। तो इसका बेस ईयर पहले तो 2012 था, जो कि अब 2024 होने वाला है इस साल से। इसके बास्केट में पहले तो 299 आइटम्स थे, अब 358 आइटम्स हो गए हैं। इसके अलावा कुछ नए आइटम्स को ऐड किया गया, जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज, एयर प्योरीफायर, प्रोटीन पाउडर्स, बेबी सीटर्स। जनरली जो नई चीज़ें जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें जो है, डेकोरेटिव लाइट्स वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें हम लोग जो है सबको मार्क करना है, ठीक है। और इसमें पुराने अब वीडियो कैसेट जो है, काफ़ी पुराने टेप रिकॉर्डर, इनको कौन ही यूज़ करता है, तो इनको हटा दिया गया है, ठीक है। अब इनका वेटेज ऑफ फूड में जो है, पहले 45% मतलब लगभग आधा जो है सिर्फ फूड आइटम्स के लिए था, लेकिन इसे अब चेंज किया गया है। अब इसे 36.75 पे किया गया है। तो ये है कि इसे फूड आइटम्स को हटाया, क्योंकि फूड के प्राइसेस बहुत वोलेटाइल होते हैं। तो सीपीआई को थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए जो है, इसको थोड़ा कम किया गया है। उसी तरह जीडीपी का भी अब नया बेस ईयर 2022-23 लिया गया है, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसका भी 22-23 आ गया है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हो गए, और एक अपना सीपीआई हो गया 2024, ठीक है। तो ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है क्या? ये एवरेज चेंज इन प्राइसेस पेड बाय कंज्यूमर फॉर ए बास्केट ऑफ गुड्स। कुछ गुड्स हैं, एक बास्केट है, उसमें करीब 358 आइटम्स हैं, उसके एवरेज प्राइस में जो चेंज होगा उसी को मेज़र करते हैं, तो उसी को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। इसका यूज जो है इन्फ्लेशन, महंगाई को मेज़र करने में, आरबीआई का जो इन्फ्लेशन टारगेट है 4 ± 2%, उसको मैं टारगेट करने के लिए, उसके बाद सैलरी, पेंशन, एचआरए, डीए वगैरह को उस हिसाब से एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि इसको कंपाइल कौन करता है। इसको कंपाइल नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है, जो कि MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करती है। उसी में एक एंजल्स लॉ है कि इनकम बढ़ेगा तो प्रोपोर्शन ऑफ फूड पे जो हम लोग पैसा जितना प्रोपोर्शन में खर्चा करते थे, उस हिसाब से कम हो जाता है। तो ये एंजल्स लॉ है, ये भी स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI में डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये रिटेल इन्फ्लेशन है, ये होलसेल इन्फ्लेशन नापने के लिए है। आरबीआई सीपीआई को यूज़ करती है, इसमें सर्विसेज भी होते हैं। ये हाउस होल्ड के टाइम पे देखती है, और ये प्रोड्यूसर्स के टाइम पे देखा जाता है, ठीक है। और कंपाइल इसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है, और ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र करता है, ठीक है। अब आते हैं ज्योग्राफी के टॉपिक, वर्ल्ड वेटलैंड डे पर। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, बजट के एक दिन के बाद, ठीक है। उसके बाद जो है अभी पटना बर्ड सेंचुरी, जो कि यूपी में है, पटना बर्ड सेंचुरी यूपी में है इसे, और छारी दंड ये गुजरात में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दोनों 2 रामसर साइट हैं, इसको ऐड किया गया है, और ये जो है टोटल हमारे अब 98 रामसर साइट हो गए इंडिया में। अब आगे तो रामसर कन्वेंशन को जान लेते हैं। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट। तो
तो ये वेटलैंड्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कन्वेंशन है ये अडॉप्ट किया गया था 1971 में। कहाँ पे? रामसर एक जगह का नाम है जो कि है ईरान में। अब इंडिया इसको कब अडॉप्ट किया? 1982 में। ठीक है। अब एक बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इम्पोर्टेंट बर्ड्स के इम्पोर्टेंट हैबिटेट्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो बस इसमें तो इतना ही है। अब एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट टॉपिक आया था। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड AI इनेबल्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो ये जो है बेसिकली एलिफेंट्स जो है रात के टाइम पे घूमते रहते हैं और ये रेलवे ट्रैक्स पे आ जाते हैं, तो उसको पता करने के लिए और उस हिसाब से ड्राइवर को सिग्नल मिल जाती है, जिससे ड्राइवर ट्रेन स्लो कर देता है और एक्सीडेंट काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो वही है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है इसमें टेक्नोलॉजी क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है अंडरग्राउंड बरीड किया जाता है और वो वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है और AI के मदद से उससे डिटेक्ट करते हैं कि ये एलिफेंट है या हवा के वजह से है या ह्यूमन के मूवमेंट है। ये AI को डिटेक्ट करने देते हैं और उस हिसाब से सिग्नल करते हैं ड्राइवर को। ठीक है। अब जो है इंडिया जो है अपने फिस्कल डिसिप्लिन को और बढ़ाने के लिए अब जो है अपना फिस्कल एंकर जो है उसको फिस्कल डेफिसिट से डेब्ट टू GDP की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है। इसी साल से होगा, क्योंकि एक तो ये IMF, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है इस वजह से, और जो है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है कम, और ये असली फिस्कल बर्डन कितना है देश पर उसको बताने में काफ़ी सही इंडिकेटर है। तो इसमें हम लोग को दो चीज़ पढ़ना होगा, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, डेब्ट टू GDP क्या होता है। तो आइए करते हैं। फिस्कल डेफिसिट होता है हमने जितना खर्च किया और हम लोग को जितना रेवेन्यू रिसिप्ट आया और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट आया। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो हम लोग के डेली जो फाइन वगैरह से हम लोग कलेक्ट करते हैं, डोनेशन से कलेक्ट करते हैं, वो डेली के रिसिप्ट्स, और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या हो गया, जो हम लोग को एक मुश्त पैसा आ गया उसमें हम लोगों को कभी बाद में इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना है। अब मान के चलिए हम लोग कोई लोन लिए तो उसमें तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा चीज़ है कि इसमें हम लोग को कोई इंटरेस्ट वापस नहीं करना होगा। ये एक समान साथ पैसा ढेर सारा आ गया। अब सब जैसे हम लोग कोई लोन दूसरे कंट्री को दिए थे, अब वो कंट्री हम लोग को एक साथ पैसा दे दिया 10,000 करोड़, तो वो कंट्री पे हम लोग को वापस तो इंटरेस्ट नहीं देना है, वो हमारा ही पैसा हमको दिया, तो वो प्रिंसिपल ऑफ लोन हो गया। उसके बाद हम लोग कोई अपना PSU बेचे, एयर इंडिया बेच दिए, तो उससे हम लोग को 20,000 करोड़ आ गया, तो उसमें हम लोग को इंटरेस्ट नहीं देना है। तो टोटल खर्चे में से रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट को माइनस कर देंगे तो जितना बचता है वो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। ठीक है। उसी तरह डेब्ट टू GDP क्या हुआ कि जितना गवर्नमेंट का टोटल डेब्ट है और जितना हमारा GDP है उसके डिवाइड कर देंगे तो डेब्ट टू GDP आ जाएगा। ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट यही है कि शॉर्ट टर्म होता है, इसमें मैनिपुलेशन के काफ़ी चांसेस होते हैं कि हम लोग जो है पेमेंट को पोस्टपोन कर दिए तो अगले वाले में सेशन में दिखेगा, या फिर हम लोग बजट से हट के भी कुछ पैसे बोरो करते तो इसमें नहीं दिखता है। तो इसमें टोटल डेब्ट टू GDP में पूरा सब चीज़ दिखेगा। ठीक है। अब फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए FRBM एक्ट आया था 2003 में। ये जो है इसका काम वही रहता है कि सभी सरकारों को बोलती है कि अपना फिस्कल डेफिसिट कम करो, रेवेन्यू डेफिसिट वगैरह कम करो, मतलब पैसे का सही से इस्तेमाल करो, ज़्यादा लोन के चक्कर में ना रहो। ठीक है। इसका ओरिजिनल टारगेट जो था GDP का 3% से कम ही रहना है जितना भी लोन उठाना है। फिर NK सिंह जो है 2017 में कमेटी बैठी थी, उसका जो है वो भी बोला कि फिस्कल डेफिसिट जो है से हट के डेब्ट टू GDP पे जाओ, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए टारगेट था 40% और स्टेट गवर्नमेंट के लिए 20%। तो ये दोनों याद रखने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद जो है बजट को रिवीजन कर लेते हैं। आज तो इतना ही टॉपिक है। तो बजट सबसे पहले कल जैसे पढ़ाया था कि बजट जो है मेंशन नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में है। तो सबसे पहले तो मनी बिल है 110 में, उसके बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112, उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल 114। तो दो करके है 10, 12, 14। ठीक है। फाइनेंस बिल 117 आर्टिकल में है,
इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। तो क्लास 1 में टाइप 1 के लिए है, क्लास 3 में टाइप 2 के लिए है। ये सब क्रैम करने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद जो है बजट जो है अगले साल के लिए होता है। इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल के लिए होता है। इकोनॉमिक सर्वे को कौन करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ठीक है। अब बजट में क्या होता है? रिसिप्ट में जितना पैसा हम लोग को आया, एक्सपेंडिचर में जितना पैसा हम लोग खर्च किए। ठीक है। रिसिप्ट में जो है अब डेली बेसिस पे जो चीज़ इनकम आ रहा है वो कैपिटल रिसिप्ट में, कोई हम लोग पूंजी बड़ा कैपिटल आया वो। तो रिवेन्यू में हम लोग डेली बेसिस पे क्या आ सकता है? कोई डोनेशन मिल गया, कहीं हम लोग फ़ाइन कलेक्ट किए, उसके बाद कोई कंट्री हम लोग को इंटरेस्ट हर महीने पे कर रही है, तो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट में आया। कोई हम लोग के पीएसयू प्रॉफिट कमाई तो वो डिविडेंड हम लोग को लगातार दे रही है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आया। कैपिटल रिसिप्ट में क्या हुआ कि हम लोग किसी से लोन लिए, उसके बाद कोई और कंट्री जो है हम लोग को प्रिंसिपल के साथ जो है हमारा पेमेंट लौटा दिया कि अब मतलब सिर्फ ये एक बार ही आएगा, उसके बाद फिर नहीं आएगा। ठीक है। हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट कर दिए, कब शेयर बेच दिए उसका, उससे पैसा आया, वो सब भी कैपिटल रिसिप्ट में ही आएगा। ठीक है। अब खर्चे पे चले जाते हैं। खर्चे में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी उसी तरह है। जो डेली बेसिस पे हम लोग खर्चे करेंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो पूंजी आगे फ्यूचर जनरेशन को बनाने के लिए करेंगे वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा? सारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का पेंशन हो गया, सैलरी हो गया, ये सब। उसके बाद जो है हम लोग को इंटरेस्ट जो है किसी दूसरे आईएमएफ वगैरह से लोन लिए तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट तो हमको लगातार करना होगा, ये सब। सब्सिडी दिए हम लोग, फार्मर्स को सब्सिडी इतना देते हैं, ये सब। डिफेंस सेक्टर में देखिए, डिफेंस सेक्टर में टैंक, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। टैंक के अंदर जो फ्यूल हुआ, उसके बाद पर्सनल का वो सब का सैलरी जो है वो हम लोग डेली बेसिस पे खर्च करेंगे। टैंक तो सिर्फ एक बार खरीदेंगे, कोई अगर हम लोग को टैंक चाहिए तो एक ही बार खरीदेंगे 20-25 साल के लिए, वो फिर नहीं खरीदेंगे। लेकिन फ्यूल तो हम लोग को रेगुलर भरना होगा, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा हम लोग का टैंक्स, कि एक बड़ा सा टैंक खरीदे तो वो एक ही बार आना है। प्रिंसिपल लोन, ये सब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है। तो आज तो ज़्यादा तिर नहीं था, आज बजट आएगा तो इसका वीडियो बजट का एनालिसिस में कल लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको क्या कंटेंट चाहिए आगे वाले वीडियो में इसके कमेंट सेक्शन में, क्या अच्छा लगा क्या ख़राब लगा सिर्फ से भी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप कल। थैंक यू।